हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना मार्केंशिया वाला टॉपिक। हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स लिए थे, उसमें सबसे पहले हम लोग मार्केंशिया पढ़ रहे थे और उस मार्केंशिया में हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ ली थी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी पढ़ ली थी और साथ ही साथ हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स के लिए प्रिपेयर कर लिए थे गैमा कप और गैमेटोफोर को। ये चारों ही टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें फुल क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है जिसमें कि 3+3 होता है डिवाइडेशन। जैसे कि मान लीजिए 3 मार्क्स की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी आ गई, 3 मार्क्स की इंटरनल मॉर्फोलॉजी आ गई, तो टोटल 6 मार्क्स हो गए। और गैमा कप और गैमेटोफोर इन सब पे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मार्केंशिया। अब दिखने में ऐसा लगता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या खास बात होगी, लेकिन इसमें भी बहुत सारी खास चीज़ें हैं। पूरे टोटल 7 स्टेप्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मार्केंशिया में। हम लोग होता क्या है, हम लोगों को जितना पता होता है वो क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता होगा कि एक मेल गैमेट होता होगा, एक फीमेल गैमेट होता होगा। ठीक है, इतना तो हम जानते हैं, मेल गैमेट होता है और एक फीमेल गैमेट होता है। और मेल गैमेट को हम लोग क्या कह देते हैं ब्रायोफाइट्स में, हम कह देते हैं एंथ्रोजोइट। और फीमेल गैमेट को हम क्या कह देते हैं, हम लोग कह देते हैं एग। ठीक है, दोनों का फ्यूजन होता होगा, प्रोसेस कहलाती है फर्टिलाइजेशन और बनता है जाइगोट। ये चीज़ हम बेसिक सी चीज़ है, किसी का भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो ये सब चीज़ें होती ही होती हैं। लेकिन मार्केंशिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करेंगे तो इसमें हमें ये देखना है कि ये एंथ्रोजोइट कैसे बने। अब एंथ्रोजोइट तो जब बनेंगे जब हमें ये पता होगा कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो एंथ्रीडियम, वो कैसे बनी। फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो आर्किगोनियम है, वो आर्किगोनियम कैसे बनी। फिर तो हम एग जाके बनाएंगे। और ये दोनों का यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग एक तो देख लेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम और डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम, ये तो समझ में आ गई बात। फिर जब डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम यानी एंथ्रीडियम कैसे बनी तो फिर आखिर उसका स्ट्रक्चर कैसा था। फिर डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम यानी कि आर्किगोनियम बन तो गई लेकिन इसका फाइनल स्ट्रक्चर कैसा निकल कर आया, ये चीज फर्टिलाइजेशन की बात भी हमें समझ में आ गई। अब बचता है हमारा फर्स्ट पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, दैट इज एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर। तो जैसा कि मैंने आपको कल पढ़ाया था कि गैमेटोफोर जो है वो 2 तरह के होते हैं। अगर वो मेल सेक्स ऑर्गन को बियर करते हैं तो उसको हम कह देते हैं एंथ्रीडियोफोर, और अगर वो फीमेल सेक्स ऑर्गन को कैरी करते हैं तो हम उसको कह देते हैं आर्किगोनियोफोर। तो इसीलिए हमारे लिए ये भी जरूरी हो जाता है कि मार्केंशिया में जो मेल सेक्स ऑर्गन है यानी कि एंथ्रीडियम वो कहाँ डेवलप हो रहा है, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है यानी कि आर्किगोनियम वो कहाँ पर डेवलप हो रहा है। तो इसीलिए हमें ये 2 स्टेप्स हमारी और बढ़ जाती हैं, एक एंथ्रीडियोफोर की और एक आर्किगोनियोफोर की। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये लेक्चर। बहुत आराम से समझाऊंगी, इजी तरीके से समझाऊंगी ताकि आपको बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आ जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब देखो एंथ्रीडियोफोर, जब हम नेचर में देखते हैं ना बच्चों एंथ्रीडियोफोर को, तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केंशिया का थैलस कैसा होता है, प्रोस्टेट की क्या लेटा हुआ रहता है, आराम से मस्त लेटे रहते हैं ब्रायोफाइट्स, है ना। तो ये होते हैं थोड़े से आलसी प्रवृत्ति के, है ना। अब ये आराम से पड़े हुए हैं यहाँ सॉइल में, सॉइल की पैरेलल जो सरफेस है उसके पैरेलल, और उसको हमने एक खास नाम दिया था, वो था प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट का मतलब है कि पैरेलल टू द सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम के समानांतर ग्रो करते हैं। अब इससे निकलती हैं कुछ इरेक्ट ब्रांचेस। अब ये वाला जो पूरा आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है, ये है एंथ्रीडियोफोर। अब इसमें से ये वाला जो डंडी जैसा स्ट्रक्चर है ना, इसको तो हम कहते हैं स्टॉक, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है फ्लावर टाइप, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिसेप्टिकल। तो दोनों को मिला करके यानी कि किस किस को, स्टॉक प्लस रिसेप्टिकल, दोनों को मिला करके हम क्या कह देंगे, उसको हम कह देंगे गैमेटोफोर। अब चूंकि इस पे मेल सेक्स ऑर्गन होगा इसीलिए हम इसको क्या नाम दे देंगे, एंथ्रीडियोफोर। अब खास बात क्या होती है बच्चों कि जब आप डायग्राम ड्रॉ करें तो बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा कि अगर मान लीजिए कि हमें नहीं पता कि भाई रिसेप्टिकल में कितनी लोब्स होती है तो कितने भी बना दो, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ता है। अब देखो यहाँ पे लोब्स काउंट करना मेरे साथ, ये यहाँ से अपन शुरू कर रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6,
ये 7 और ये 8, यानी टोटल कितनी लोब्स हुई? 8 लोब्स हुई। तो जब आप डायग्राम बनाएं तो ध्यान रखें कि स्टॉक के ऊपर आपको 8 लोब्स ही बनानी है, और अगर आप 3 या 5 बनाते हैं तो वहां पे फिर आपको स्पीशीज मेंशन करनी पड़ेगी। लेकिन मार्केंशिया की जितनी भी स्पीशीज है, मैक्सिमम स्पीशीज में रिसेप्टिकल जो होता है, जो स्टॉक के अपेक्स पर या आप कह लें डिस्टल एंड पर, डिस्टल एंड का मतलब ये वाला तो प्रॉक्सिमल एंड, और ये वाला जो दूसरा वाला एंड होता है उसको हम कहते हैं डी से लिख रही हूं मैं, डिस्टल एंड, उस पर रिसेप्टिकल आपको 8 लोब बनाना है। समझ में आ गई बात? अब जब आप इस रिसेप्टिकल का, यहाँ पे ये रिसेप्टिकल है, इसका आप टीएस लेंगे, ट्रांसफर सेक्शन लेंगे या वर्टिकल सेक्शन लेंगे, तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। अब मैं इस डायग्राम को समझाऊंगी। इस डायग्राम को विशेष ध्यान देना, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस केवल डायग्रामेटिक भी आ जाते हैं, यानी आपको कुछ नहीं लिखना N3DO4 के बारे में, और आपको लिखना होगा, वहां पे क्वेश्चन आ जाएगा वर्टिकल सेक्शन ऑफ N3DO4 ऑफ मार्केशिया। ठीक है, तो अब मैं इस डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करूंगी। अब तक हमने क्या क्या देखा कि N3DO4 का स्ट्रक्चर, N3DO4 इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, स्टॉक एंड रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल इज 8 लोब्ड विच आर प्रेजेंट एट द डिस्टल एंड ऑफ द स्टॉक। क्लियर? अब हम जब इसका वर्टिकल सेक्शन लेंगे तो हमें यहाँ पे मैं टीएस की जगह वीएस कर देती हूँ बच्चों। वर्टिकल सेक्शन में ये आपको इस तरह का नजर आएगा। 1 मिनट को इरेज करके यहाँ पे मुझे बस केवल वी लिखना है, वीएस। ये पूरा ही इरेज करना पड़ेगा, रुको पेन ले लूँ, यस, वीएस। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ, जब आप इसका वर्टिकल सेक्शन कट करेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें नजर आएंगी। ये तो पार्ट हो गया स्टॉक, ये जो लंबा सा पार्ट है ना, ये तो हो गया स्टॉक। अब स्टॉक के ऊपर जो रिसेप्टिकल है वहां पे आपको 2 चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ये इस तरीके का, ये यहाँ पे बनाती हूँ ब्लैक वाली जगह पे, ये देखो, ये इस तरीके का। ठीक है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसको हम कहेंगे, यहाँ पर होगा पोर, जिसको हम कह देंगे एयर पोर। ये एक तो इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इसको हम कहेंगे फोटोसिंथेटिक चैम्बर, फोटोसिंथेटिक चैम्बर। ठीक है, अब अगर मैंने फोटोसिंथेटिक कह दिया, इसका मतलब क्या मिलेंगे इसमें? फोटोसिंथेटिक फिलामेंट इसमें मिलेंगे, और ये ओपन होगा बाहर की तरफ, किसके थ्रू? एयर पोर की थ्रू। समझ में आ गई बात? यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से किसके थ्रू कांटेक्ट में रहेगा? एयर पोर के थ्रू कांटेक्ट में रहेगा। तो एक तो आपको इस तरह के चैम्बर मिलेंगे जिसको हम कहेंगे फोटोसिंथेटिक चैम्बर। दूसरे आपको इस तरह के चैम्बर मिलेंगे, इस तरीके के चैम्बर मिलेंगे, इसको हम कह देंगे, ये है एंथ्रीडियम, ये है एंथ्रीडियम, इसको हम कह देंगे एंथ्रीडियल चैम्बर, एंथ्रीडियल चैम्बर। ठीक है, जिसमें हमें क्या मिलेगी? जिसमें हमें एंथ्रीडियम मिलेगी। जब डायग्राम बनाए तो हमें क्या ध्यान रखना है बच्चों कि एक तो आपको बनाना है फोटोसिंथेटिक चैम्बर, ये फोटोसिंथेटिक, उसके अल्टरनेट में एंथ्रीडियल चैम्बर, फिर उसके बाद फोटोसिंथेटिक, फिर एंथ्रीडियल, फिर फोटोसिंथेटिक, फिर एंथ्रीडियल। एंथ्रीडियल चैम्बर जिस पोर के थ्रू बाहर खुलेगा उसको हम क्या कह देंगे? ऑस्टियोल कह देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यानी N3DO4 का जब आप वर्टिकल सेक्शन लेंगे तो उसमें एक स्टॉक होगा, रिसेप्टिकल होगा, रिसेप्टिकल में आपको 2 चैम्बर्स मिलेंगे, एक फोटोसिंथेटिक चैम्बर जिसमें कि होंगे फोटोसिंथेटिक फिलामेंट जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में होंगे एयर पोर के थ्रू। दूसरा आपको एंथ्रीडियल चैम्बर मिलेंगे, ये वाले, और इस एंथ्रीडियल चैम्बर में मिलेगी एंथ्रीडियम, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कॉन्टेक्ट में होंगे ऑस्टियोल के थ्रू। अब यहाँ की भी बात कर लेते हैं भाई, स्टॉक को क्यों नाराज करें। स्टॉक में आपको मिलेंगी 2 ग्रूव्स, ये जो दिख रही हैं आपको, ये वाले जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या है? 2 ग्रूव्स। और इन ग्रूव्स में आपको मिलेंगे क्या? इन ग्रूव्स में आपको मिलेंगे राइजोइड्स और स्केल्स। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई बात? तो ये N3DO4 का इंटरनल स्ट्रक्चर था। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर लिखने को भी आता है, पहली बात तो इसका डायग्राम ही पूछते हैं केवल, इवन स्पॉटिंग में भी, प्रैक्टिकल में स्पॉटिंग में भी इसकी स्लाइड लगाई जाती है, लेकिन अगर लिखने को भी आ जाए तो हम आराम से लिख सकते हैं कि N3DO4 के वर्टिकल सेक्शन में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? स्टॉक, जिसमें कि 2 ग्रूव्स होंगी, ग्रूव्स का नंबर याद रखेंगे 2, और उस ग्रूव्स में मिलेंगे राइजोइड्स और स्केल। और जो रिसेप्टिकल होता है, उस रिसेप्टिकल में फोटोसिंथेटिक चैम्बर और एंथ्रीडियल चैम्बर एक दूसरे के अल्टरनेट मैनर में होते हैं। और ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई है कि किसमें क्या मिलेगा, वो सब चीजें आपको लिखनी होंगी। उसके बाद हम मूव करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। यानी हमने ये तो देख लिया कि एंथ्रीडियल चैम्बर में हमें एंथ्रीडियम मिल रही है, लेकिन अब इस एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट कैसे हुआ ये समझो। देखो, इसका डेवलपमेंट भी पूछ लिया जाता है। बुक में पढ़ोगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, जो मैं समझा रही हूँ उसको आराम से तसल्ली से समझो। ठीक, अब देखो, सबसे पहले तो
ये डेवलप कहाँ हो रहे हैं, ये आपको डेवलप हो रहे हैं थैलस पर, ठीक है। थैलस पर, थैलस में भी क्या है, जो रिसेप्टिकल है ना, रिसेप्टिकल पे अपने को मिल रहे हैं एंथ्रीडियल चैम्बर और उसमें एंथ्रीडियम। तो जिस भी सेल से एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं एंथ्रीडियल इनिशियल, एंथ्रीडियल इनिशियल, ठीक। अब इस एंथ्रीडियल इनिशियल में बच्चों क्या होगा, एक ट्रांसवर्स सेक्शन होगा, है ना, ट्रांसवर्स सेक्शन होगा। तो उससे क्या होगा, उससे बन जाएंगी दो सेल। अब जो बाहर वाली की सेल है उसको हम कह देंगे आउटर सेल, जो नीचे वाली सेल है उसको हम कह देंगे बेसल सेल। अब जो बेसल सेल है ये बहुत अच्छी है। अब ये बहुत अच्छी क्यों है, क्योंकि ये इसलिए अच्छी है क्योंकि ये क्या बनाती है, ये एंथ्रीडियम का स्टॉक का एम्बेडेड पार्ट बनाती है। क्या बनाती है, एम्बेडेड पार्ट ऑफ स्टॉक ऑफ एंथ्रीडियम, ठीक। अब इसकी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ये अच्छी इसीलिए क्योंकि ये आगे कुछ झमेला नहीं करती कि ऐसा डिवीजन हो रहा है, वैसा डिवीजन हो रहा है, कैसा भी नहीं हो रहा, इसने तो बना ली और ये मजे से बैठ गई, ठीक है। इस बेसल सेल से तो ये काम हो गया। अब जो कारस्तानी करेगी वो कौन करेगी, वो करेगी ये आउटर सेल, ठीक। अब इस आउटर सेल में अब जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ बच्चों, वो केवल क्या ड्रॉ कर रही हूँ, आउटर सेल ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं आगे की सेल ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। अब इस आउटर सेल में क्या होंगे, दो ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे, दो ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे, ठीक है। टीएस लिखूंगी, टीएस, एक मिनट इरेज करके करते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, टी और एस। मैडम को टीवी याद आ रहा है, ऐसा नहीं है, टीएस लिखते हैं, ठीक। अब हम अच्छे बच्चे बन गए। ओहो देखो तो सही, जरा रुको 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 रुको, एक मिनट रुको, हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया भाई, पेन आ जा, पेन आ गया। चलो टीएस लिखने में क्यों नहीं आ रहा है, देखो टीएस, एक मिनट, ये लिखने में क्यों नहीं आ रहा है, एक सेकेंड रुकना बच्चों, कुछ टेक्निकल एरर आ रही है, अभी ठीक करती हूँ, एक मिनट रुको, एक सेकेंड। ये पेन लिया, ये पेन ले लिया, अब देखो, अब देखें, अब लिख रहा है कि भाई खुल जा सिमसिम, ये आ गया आ गया आ गया, ठीक है। अब इस आउटर सेल में बच्चों क्या होगा, इस आउटर सेल में वो दो ट्रांसवर्स डिवीजन, जिसकी वजह से चार सेल्स बनेंगी, जिसकी वजह से चार सेल्स बनेंगी, दो अपर और दो लोअर। जो दो अपर वाली है उसको हम कह देंगे प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल, प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल। और जो दो नीचे वाली हैं यानी कि ये वाली है, उनको हम क्या नाम देंगे, उनको हम नाम देंगे प्राइमरी स्टॉक सेल। अब ये प्राइमरी स्टॉक सेल भी बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है, इसलिए अच्छी है क्योंकि इससे क्या बन जाएगा, स्टॉक, इनकी कहानी यहीं खत्म, अब हमें सोचना ही नहीं है इनके बारे में। अब जो मैं ड्रॉ करूंगी बच्चों, वो क्या करूंगी, दो प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल ही ड्रॉ कर रही हूँ, एक ये और एक ये इनको मैं नाम भी लिख देती हूँ, प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल, प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल, ठीक है। अब इन प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल में क्या होते हैं बेटा, दो वर्टिकल डिवीजन होते हैं, वर्टिकल डिवीजन होते हैं। दो वर्टिकल डिवीजन होने से, जैसे कि ये है सेल, ठीक है, ये दो प्राइमरी एंथ्रीडियल है, इसमें वर्टिकल डिवीजन हुए, कितनी सेल बन गई, चार। फिर एक वर्टिकल डिवीजन और होता है जिसकी वजह से क्या होता है, 8 सेल बन जाती हैं। और वो 8 सेल किस तरह से ऑर्गेनाइज रहती हैं, कुछ इस तरीके से, देखो 4 तो ये बन गई और 4 और बन जाएंगी, ठीक है। दो वर्टिकल डिवीजन हुए जिससे टोटल कितनी सेल बन गई, 8 सेल बन गई, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो सब कुछ इजी है। अब क्या होगा बेटा, हर सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। अगर मैंने पेरिक्लाइनल डिवीजन कहा है तो इसका मतलब क्या है, किस तरीके से बताती हूँ, देखो। अगर मैंने पेरिक्लाइनल कहा है यानी ये पेरिक्लाइनल इसमें, ये पेरिक्लाइनल इसमें, पेरिक्लाइनल का मतलब होता है पैरेलल टू द पेरीफेरी, तो ये इसमें और ये इसमें। अब जो बाहर वाली सेल थी वो बाहर वाली सेल ड्रॉ कर रही हूँ और उसमें भी मैं पेरिक्लाइनल डिवीजन करूंगी। ये देखो, ये करा एक पेरिक्लाइनल, फिर ये करा दूसरा पेरिक्लाइनल, फिर ये करा तीसरा पेरिक्लाइनल, ये करा चौथा पेरिक्लाइनल। तो यानी अब आप अगर लेयर्स गिनो तो 1 2 3 और 4, दो बाहर की हो गई, दो अंदर की हो गई, ठीक है। दो आउटर लेयर हो गई, दो इनर लेयर हो गई। जो दो आउटर लेयर हैं वो दो आउटर लेयर क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी, दोनों आउटर लेयर को हम क्या कह देंगे, आउटर प्राइमरी जैकेट सेल, आउटर प्राइमरी जैकेट सेल। और जो अंदर की है उनको हम क्या कह देंगे, उनको हम कह देंगे इनर फर्टाइल प्राइमरी
एंड्रोगोनियल सेल, एंड्रोगोनियल सेल। समझ में आ गई बात। आउटर वाली जो है बच्चों वो है स्टेराइल, अंदर वाली है जो फर्टाइल। अब क्या होगा बच्चों, जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल थी उस प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल से क्या बनेंगे, एंड्रोसाइट मदर सेल बनेगी। एंड्रोसाइट मदर सेल से क्या होगा, एंड्रोसाइट बनेंगे। यहाँ पे लिख रही हूँ एंड्रोसाइट बन, आपको दिख रहा है एंड्रोसाइट बनेंगे। और एंड्रोसाइट से क्या बन जाएंगे, एंथ्रेजोइड बन जाएंगे मेटामॉर्फोसिस के थ्रू। वापस समझा रही हूँ, डरो मत, अभी समझा रही हूँ। देखो ये एंथ्रीडियल इनिशियल थी, उसमें हुआ ट्रांसवर्स डिवीजन जिससे बनी दो सेल, आउटर सेल और बेसल सेल। बेसल सेल ने क्या बनाया, एंथ्रीडियम का एम्बेडेड पार्ट जो स्टॉक वाला है। इसकी कहानी यहीं खत्म। आउटर सेल जो थी उस आउटर सेल में दो ट्रांसवर्स डिवीजन हुए जिससे टोटल बनी 4 सेल। ऊपर वाली 2 प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल, नीचे वाली 2 प्राइमरी स्टॉक सेल। स्टॉक सेल ने, प्राइमरी स्टॉक सेल ने स्टॉक बना दिया, इसकी कहानी खत्म हो गई। अब जो प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल था उस दोनों प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल थे उसमें 2 वर्टिकल डिवीजन हुए जिससे बनी 8 सेल। वो 8 सेल इस 2 टीयर्स में ऑर्गेनाइज्ड होंगी। हर सेल में होगा कौन सा, पेरिक्लाइनल डिवीजन, जिससे 2 तो आउटर स्टेराइल प्राइमरी जैकेट सेल बनेंगी और 2 क्या बनेगी, इनर फर्टाइल प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल से एंड्रोसाइट मदर सेल बनी, एंड्रोसाइट मदर सेल से एंड्रोसाइट बने और एंड्रोसाइट ने मेटामॉर्फोसिस करके एंथ्रेजोइड बना दिए। खास बात क्या है कि जो इसमें एंथ्रेजोइड बनेंगे वो एंथ्रेजोइड कैसे होंगे, वो बायफ्लैजिलेटेड होंगे, एक फ्लैजिला आगे एक फ्लैजिला पीछे। तो ये भी याद रखना है कि जो मार्केशिया है उसमें किस तरीके के एंथ्रेजोइड होते हैं, तो वो बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। समझ में आ गई बात। अब इतना सब कुछ पढ़ने का आखिर मतलब क्या था, मतलब ये था कि हमें एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर समझ में आए। स्ट्रक्चर कब समझ में आएगा, जब हमने क्या क्या चीज़ें बनाई, उसमें स्टॉक बनाया तो हमने स्टॉक लिख देंगे, हमने जैकेट बनाई, हाँ बनाई तो जैकेट लिख देंगे, और एंड्रोसाइट मदर सेल तो थी और उससे क्या बन जाएंगे, एंथ्रोजोइड। तो अगर हमसे कोई पूछे कि मार्केशिया की एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर क्या होता है तो हम क्या बना देंगे, क्या बता देंगे कि मार्केशिया के एंथ्रीडियम में सॉरी, एक तो स्टॉक होता है, एक बॉडी होती है। अब जो बॉडी होती है उसमें ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है बॉडी, और ये बॉडी किससे कवर रहती है, जैकेट से कवर रहती है, और बीच में क्या साथ मिलती है, बहुत सारी एंड्रोसाइट मदर सेल जिनसे कि क्या बनते हैं, फाइनली एंथ्रेजोइड बनते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रीडियम पढ़ लिया। तो हमने जो शुरुआत की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, उसमें हमने क्या क्या चीजें कंप्लीट कर ली, एंथ्रीडियोफोर, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम कैसा हुआ और स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रीडियम कैसा हुआ, ये 3 चीजें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंप्लीट कर ली। अब कल मैं आपको पढ़ाऊंगी आर्किगोनियोफोर का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम और स्ट्रक्चर ऑफ आर्किगोनियम। इसमें से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। आज के लिए इतना बहुत है। आपको कैसे लगते हैं मेरे वीडियो, अगर आप मुझे एक बार कमेंट कर दोगे तो मेरा थोड़ा मोटिवेशन हो जाएगा और मुझे लगेगा कि चलो कोई तो सुन रहा है मेरे को, है ना। नहीं तो कई बार ऐसा लगता है कि मैं शायद खुद ही बोले जा रही हूँ और खुद ही पढ़ रही हूँ और खुद ही सुन रही हूँ, ऐसा भी कई बार फील आता है। तो ऐसा मुझे फील ना आए तो प्लीज़ थोड़ा अच्छा फील कराने के लिए एक आध लाइक कर दिया करो टाइम मिले तो, और लेक्चर देख के इसको अपने रजिस्टर में नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।